नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और उस नया टॉपिक का नाम है वैदिक सभ्यता। तो देखिए, वैदिक सभ्यता सभी को पता है आपको कि सिंधु घाटी सभ्यता की जैसे समाप्ति हुई, तो सिंधु घाटी सभ्यता की समाप्ति के बाद में कौन सी सभ्यता प्रारंभ हो गई? वैदिक सभ्यता प्रारंभ हो गई। कब हुई? तो सिंधु घाटी सभ्यता की समाप्ति के पश्चात सिंधु घाटी सभ्यता की समाप्ति के पश्चात क्या हो गई थी? वैदिक सभ्यता प्रारंभ हो गई थी। और ये वैदिक सभ्यता प्रारंभ की गई थी तो किसने की गई थी? ये की गई थी आर्यों के द्वारा। आर्यों के द्वारा इसको क्या किया गया था? प्रारंभ किया गया था। अब क्वेश्चन आता, आर्यों के द्वारा प्रारंभ किया था। आर्य कहाँ के थे? तो आर्यों के बारे में आगे फुल डिस्कस करेंगे कि आर्यों के में आर्यों को किसने कहा था कि कहाँ से आए थे, उनके मत के बारे में, आर्यों के जीवन के बारे में बात करेंगे और आगे आर्यों के पूरे इतिहास के बारे में जानकारी लेंगे। लेकिन फिलहाल बात करते हैं वैदिक सभ्यता की। और वैदिक सभ्यता में हम बात करें तो इसको दो भागों में बांटा गया है। इसके दो भाग कौन कौन से हैं? तो पहला है पूर्व वैदिक सभ्यता और दूसरा है उत्तर वैदिक सभ्यता। इस पूर्व वैदिक सभ्यता को कहा जाता है ऋग्वैदिक सभ्यता, क्योंकि इस ऋग्वैदिक सभ्यता में किसकी स्थापना की हुई थी? तो वो था ऋग्वेद काल की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? ऋग्वेद काल की स्थापना हुई थी। अब बात करते हैं इनके काल के बारे में कि इनका काल, उत्तर वैदिक काल का काल कौन सा था और ऋग्वैदिक काल का काल कौन सा था? तो उत्तर वैदिक काल का था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। और उत्तर वैदिक काल की बात करें तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व इनका क्या था? कार्यकाल था, इनका काल था। पूर्व वैदिक सभ्यता या ऋग्वैदिक सभ्यता, तो पूर्व वैदिक सभ्यता का कार्यकाल कहाँ तक था? 1500 से लेकर के 1000 तक। उत्तर वैदिक का कार्यकाल 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक था। अब बात करते हैं आगे उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख विशेषताएं कि ये क्या थी। उत्तर वैदिक काल में सबसे पहले देखें तो इनका व्यवसाय क्या था? सबसे पहले देखें इनका व्यवसाय था कृषि व पशुपालन। कृषि व पशुपालन। उसके बाद में बात करते हैं कि ये सभ्यता कैसी थी? ये सभ्यता थी ग्रामीण सभ्यता। अब बात करते हैं ये सभ्यता पितृसत्तात्मक। सभ्यता। व्यवसाय हो गया पितृसत्तात्मक। विवाह विधवा विवाह। स्थापना की आर्यों ने। और उसके बाद में भाषा, तो इसकी भाषा थी संस्कृत। भाषा संस्कृत होगी। और संयुक्त परिवार प्रणाली थी। अब देखिए वापस
वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में सबसे देखिए, वैदिक सभ्यता की सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात इसकी स्थापना कर दी गई थी। उसके बाद में की किसने, आर्यों ने की थी। फिर आता है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के कितने भाग हैं, तो वैदिक सभ्यता के भाग के बाद में बात करें तो वैदिक सभ्यता के दो भागों में बांटा गया था। पहले पूर्व वैदिक सभ्यता और ऋग्वैदिक सभ्यता, और दूसरा है उत्तर वैदिक सभ्यता। पूर्व वैदिक सभ्यता में ऋग्वेद काल की स्थापना की गई थी, और उत्तर वैदिक काल में आप देख लीजिए सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन तीनों वेद की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। और इसका कार्यकाल कितना है, 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक, और उत्तर वैदिक काल पूर्व वैदिक काल का है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक। फिर बात करते हैं इनके सबसे पहले स्थापना आर्यों ने। विवाह कैसा था, तो विवाह विधवा विवाह था, यानी कि बड़े भाई की अगर मृत्यु हो जाए तो छोटा भाई यानी कि उस लुगाई का, उस महिला का देवर जो होता है ना, वो उससे विवाह करेगा, विधवा विवाह। फिर उसका व्यवसाय, तो कृषि व पशुपालन उसका क्या था, प्रमुख व्यवसाय था। फिर सभ्यता, तो सभ्यता ये थी ग्रामीण सभ्यता, पितृसत्तात्मक सभ्यता, पितृसत्तात्मक सभ्यता। फिर आता है भाषा कौन सी थी, तो भाषा थी संस्कृत और संयुक्त परिवार प्रणाली थी। अब आगे बात करते हैं वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता में सबसे पहले बात करते हैं वेद की, और जिस वेद की बात करेंगे वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद, अब इसके बारे में बात करते हैं। इसके बारे में देखें, सबसे पहले आता है सबसे प्राचीन वेद, सबसे प्राचीन वेद। ओके, अगला आता है, इसमें कितने सूक्त हैं, सूक्त कितने हैं, 1028 सूक्त है। और इन सूक्तों को 1028 सूक्तों को क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है ऋचा। क्या कहा जाता है, ऋचा कहा जाता है। अब इसमें मंडल कितने, मंडल कितने, तो मंडल है 10। कितने मंडल है, 10। फिर आता है रचनाएं, रचनाएं हैं 10,462 रचनाएं। सबसे पहले सबसे प्राचीन वेद है, तो सूक्त यानी कि सूक्तों की संख्या कितनी है, तो सूक्तों की संख्या है 1028, जिसे क्या कहा जाता है, ऋचा कहते हैं। उसके बाद में आता है मंडल, तो मंडल 10 है। रचनाएं, रचनाएं हैं 10,462 रचनाएं। अब इस ऋग्वेद में टोटल मंडल कितने, 10 मंडल। 10 मंडल में 10वें मंडल में क्या है, 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख है। किसका उल्लेख है, पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त का उल्लेख है। इसमें पुरुष सूक्त के 4 वर्णों का, यानी कि पुरुष सूक्त के 4 वर्णों का उल्लेख है, वर्णों का उल्लेख। अब वो 4 वर्ण कौन कौन से, तो चारों वर्ण है। सबसे पहले आता है ब्राह्मण, अगला आता है सामवेद। ये था ऋग्वेद सूक्त 1028, जिसे ऋचा कहा जाता है। उसके बाद में आता है मंडल, 10 मंडल थे, और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है, जिसमें 4 थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण का मुख से, क्षत्रिय का भुजाओं से, वैश्य का जांघों से, और शूद्र का पैरों से उत्पत्ति हुई। अब उसके बाद में बात करते हैं इनकी रचनाएं, तो रचनाएं थी 10,662। उसके बाद 7वां मंडल था दशराज्य युद्ध। दशराज्य युद्ध हुआ था रावी नदी के तट पर, और हुआ था राजा सुदास और 10 जनों के बीच, जिसमें राजा सुदास क्या हुए थे, विजय हुए थे। ये था सबसे प्राचीन वेद। अब बात करते हैं सामवेद। दूसरा आता है सामवेद, दूसरा आता है सामवेद। सामवेद का मतलब है गीत,
गीत की उत्पत्ति या गीत का जन्मदाता किस वेद को कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। इसमें जो गीत है, वो अधिकांश गीत किससे लिए गए हैं? ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। इसका एक क्वेश्चन आता है, पाठ करता। उद्धृत इसके पाठ करता है। अब बात करते हैं, ये था सामवेद। अब आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद सामवेद में गीत से संबंधित जो भी क्वेश्चन है सामवेद का है। पाठ करता ये रहे, गीत जिसका गीत आ जाए ना, गीत और वेद लिखा हुआ तो सामवेद है। सबसे पुराना वेद कौन सा हो गया? ऋग्वेद हो गया। अब बात करते हैं यजुर्वेद की। यजुर्वेद में क्या है? तो यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी प्रणाली। भोपावल्टा सब किसमें है? यजुर्वेद में। और इसकी खास विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता ये है, यहां से एक क्वेश्चन बनता है बहुत इंपॉर्टेंट। विशेषता है कि कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों भाग में लिखा गया है? तो गद्य और पद्य दोनों भाग में कौन सा वेद लिखा गया है? यजुर्वेद। कौन सा है? यजुर्वेद। गद्य व पद्य दोनों भाग में, लिखा हुआ है। तो इसके पाठ करता है अधर्व्य। कौन सा है? अधर्व्य। अधर्व्य इसके क्या है? पाठ करता है। अगला बात करें, ऋग्वेद हो गया, देख लिया हमने। सामवेद गीत से संबंधित है, पाठ करता ये रहे। और यजुर्वेद यज्ञ से संबंधित है, विशेषता गद्य और पद्य में पाठ करता ये रहे। अब बात करते हैं अथर्ववेद की। अथर्ववेद की अथर्ववेद जादू टोना रोग निवारण तंत्र मंत्र इत्यादि का उल्लेख किसमें है? अथर्ववेद। अथर्ववेद ये है, जादू टोना रोग निवारण तंत्र मंत्र इत्यादि का उल्लेख किसमें है? यजुर्वेद में। यानी कि जो भी जादू है, जादू टोना करते हैं लोग, जिसको रोग हो गया कुछ, उसका निवारण क्या है, या कोई तंत्र मंत्र करते हैं, भोपा वगैरह है, वो सब किसमें है? अथर्ववेद में। इसमें सिर्फ यज्ञ से संबंधित है, इसमें कोई भोपा वगैरह नहीं, इसमें सिर्फ यज्ञ है। जादू टोना वगैरह सब किसमें? अथर्ववेद में। ये सबसे नवीनतम वेद है। नवीनतम वेद। कुल वेद कितने हैं? तो कुल वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। नवीनतम वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। और ये अथर्ववेद है, ये कहां से लिया गया? तो ये इसका निर्माण कहां से हुआ अथर्ववेद का? तो इसका निर्माण अथर्ववेद से हुआ है। अब इसका पाठकर्ता कौन है? तो इसका पाठकर्ता है महर्षि अंगिरा। इसके क्या है? पाठ करता है। हमने देखा ऋग्वेद, सामवेद, यज्ञ वाला यजुर्वेद, अथर्ववेद, जादू टोना रोग निवारण मंत्र तंत्र इत्यादि नवीनतम वेद सबसे। अथर्ववेद में से इसकी स्थापना की गई। और पाठ करता कौन है? तो पाठ करता है महर्षि अंगिरा। इसके क्या है? पाठ करता है। अब अगला देखिए, ये हुआ। अब बात करते हैं
ये ऋग्वेद है। अब इन ऋग्वेद की रचना किसने की या संकलन करता कौन है? तो रचयिता, वेदों के वेदों के रचयिता कौन है? वेदों के रचयिता हैं वेद व्यास। वेदों के रचयिता वेद व्यास। अगली बात करते हैं, टोटल वेद कितने? 4। ओके। अब बात करते हैं हम आर्य, आर्यों के बारे में। आर्य कहां से आए थे? आर्य क्या है? आर्यों के बारे में मत, किसी इतिहासकार ने कुछ बोला था, किसी इतिहासकार ने कुछ बोला था, कोई बोल रहा था भारत का था, कोई बोलता था मध्य एशिया का था, लेकिन असल में आर्य कहाँ से थे? तो सबसे पहले बात करते हैं हम आर्यों। आर्यों में सबसे पहले बात करें तो इतिहासकारों ने ये बताया, सबने मिलकर के, आर्यों ने सबसे पहले भारत में प्रवेश किया था उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से, और उस क्षेत्र का नाम क्या रखा गया था? सप्त सिंधु रखा गया था। क्या रखा गया था? सप्त सिंधु। सप्त सिंधु, सप्त सिंधु उस प्रदेश का क्या रखा गया था? नाम रखा गया था। और कहां से प्रवेश किया गया था भारत में? भारत में उत्तर पश्चिम से प्रवेश किया गया था। और ऐसा माना जाता है कि वो जगह कौन सी थी? तो वो जगह था, अभी राज्य है, वो है पंजाब। पंजाब में आज ये सर्वप्रथम भारत में आए थे। अब बात करते हैं कि उनमें से इतिहासकार ने क्या मत दिया था। उससे पहले एक पॉइंट लिखो, ऋग्वेद में गंगा नदी का एक बार, व यमुना नदी का 3 बार उल्लेख किया गया। यानी कि ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार किया गया था? सिर्फ 1 बार किया गया। और यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार किया गया था? यमुना नदी का उल्लेख 3 बार किया गया था। अब बात करते हैं हम मत के बारे में। मत, और मत में सबसे पहले बात करते हैं हम मैक्स मूलर, जो सबसे ज्यादा माना जाता है। मैक्स मूलर, मैक्स मूलर। और मैक्स मूलर ने क्या बोला था? मैक्स मूलर ने बोला था कि ये आर्य आए कहां से थे? आर्य आए थे मध्य एशिया। कौन सी एशिया? मध्य एशिया। मैक्स मूलर ने कहा था ये आर्य कहां से आए? ये आर्य आए हैं मध्य एशिया से। अगला इतिहासकार कौन था? अगला था पी गाइस। ये क्या बोलता है? ये बोलता है हंगरी। क्या बोलता है? हंगरी, ऑस्ट्रिया, बोहेमिया, बोहेमिया व डेन्यूब नदी के किनारे, नदी के किनारे से आए हैं। ये बोल रहे हैं कि मैक्स मुलर ने तो बोला मध्य एशिया, ठीक है, मान लिया, लेकिन ये भाई साहब बोल रहे हैं, पी गाइल्स बोल रहे हैं कि हंगरी, ऑस्ट्रिया, बोहेमिया वो डेन्यूबा नदी के किनारे से कौन आए हैं? ये आर्य आए हैं। अगला आता है हमारे इतिहासकार जिसका नाम है, वो है गंगादास, जहां वो सी पी दास। उन्होंने तो सिंपल सी बात बोल दी कि हम ऐसे वैसे करते नहीं है, हम तो यही मानते हैं कि भारत के ही थे। बस इन्होंने तो सीधा बोल दिया, गंगादास जी ने और सीपी जी ने, कि ये आर्य तो भारत के ही थे। अगले किसने क्या बोला? अगला आता है
अगला आता है पेन का। पेन का ने बोले ये तो जर्मनी के थे। ये कहाँ के थे? जर्मनी के थे। ये जर्मनी के थे। जर्मनी के कैसे थे? तो शरीर के हिसाब से, शरीर से ऐसे लग रहा है कि ये लोग कहाँ के? जर्मनी की है। अगला बात करें, अगला इतिहासकार कौन आया था? अगला इतिहासकार आया था नेहरिंग। नेहरिंग ने क्या बोला? नेहरिंग बोल रहा है कि ये थे दक्षिणी रूस के। दक्षिणी रूस के कैसे थे? यानी कि इनका रहने का, करने का जो भी है वो दक्षिणी रूस के समान है। अब आता है, अगला आता है सेसेटी। सेसेटी या विलियम्स जॉन्स। सेसेटी या विलियम्स जॉन्स, इन्होंने बोला ये थे यूरोप के, यूरोप मूल निवासी, यूरोप मूल निवासी, यूरोप के ही थे, वहीं से कहीं से भी नहीं आए। गंगादास जी ने बोला भारत के ही थे, कहीं से ही नहीं आए। पेंका ने बोला कि ये तो शरीर के आधार पर माना जाए तो जर्मनी के थे। नेहरिंग ने बोला कि दक्षिणी रूस के थे। लेकिन हमें याद रखना है कि मैक्स मुलर ने क्या बोला था? मैक्स मुलर ने बोला था कि मध्य एशिया थे। और हम इतिहास में पढ़ते हैं कि आर्य कहाँ से आए? मध्य एशिया से आए, मध्य एशिया से आए। अब ये तो हो गई। एक दो इतिहासकार और है, वो हमारे भारत के हैं। उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने बोला था, उन्होंने से आता है, पहला आता है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जी। और तिलक जी ने बोला था कि ये तो आए हैं उत्तरी ध्रुव से, उत्तरी ध्रुव से, यहाँ के है ही नहीं, वो आर्कटिक महासागर, उत्तरी ध्रुव या आर्कटिक महासागर से आए हैं। अब बात करते हैं, एक और हमारे वेद जी थे, उन्होंने बोला, वो थे दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। सरस्वती जी ने क्या बोला? सरस्वती जी ने बोला ये तो तिब्बत के हैं। कहाँ के हैं? तिब्बत के हैं, चीन के। उन्होंने भी यही देखा है कि जर्मनी के जैसे तिब्बत वाले होते हैं। इन्होंने भी बोला कि ये शरीर के हिसाब से किसके लग रहे हैं? तिब्बत के लग रहे हैं। अब देखो, सबसे पहले बात करें सप्त सैंधव जहां पर आए थे, रुके थे, उस स्थान का नाम हो गया सप्त सैंधव। उत्तरी पश्चिमी भारत में होता, कहाँ पड़ता है ये? पंजाब में। उसके बाद बात करते हैं मैक्स मुलर। सबसे पहले मैक्स मुलर ने बोला मध्य एशिया से आए हैं। मैक्स मुलर ने क्या बोला? मध्य एशिया से आए। मैक्स मुलर का मत था मध्य एशिया से आए। उसके बाद में आ गया पी गाइल्स ने। पी गाइल्स बोले ये तो हंगरी से आए, ऑस्ट्रेलिया से आए, बोहरीमिया से आए, या डेन्यूब नदी के किनारे वहां कहीं उस क्षेत्र से आए हैं। उसके बाद में हमारे विद्वान गंगादास जी व सीपी दास जी ने बोला था कि ये तो हमारे भारत के ही है, कहीं के भी नहीं है। फिर आए पेंका, ये कोई नया ही है। पेंका ने बोला कि ये शरीर से ऐसे लग रहे कि ये तो कहाँ के हैं? जर्मनी के। नेहरिंग ने बोला तो ये तो दक्षिणी रूस के हैं, क्योंकि ये जैसी पेड़ खाते हैं, जैसी पत्तियां खाते हैं, वैसे लोग कहाँ के खाते हैं? दक्षिणी रूस के लोग खाते हैं। अब आता है सेसेटी विलियम्स जॉन्स। सेसेटी वो विलियम्स जॉन्स, इन्होंने बोला ये कहाँ के हैं? यूरोप के हैं। और फिर आए हमारे बाल गंगाधर तिलक जी, उन्होंने बोला उत्तरी ध्रुव या आर्कटिक महासागर के हैं। फिर दयानंद सरस्वती जी आए, इन्होंने भी शरीर देख करके बता दिया कि ये लोग कहाँ के हैं? तिब्बत के हैं। अब बात करते हैं आगे, हम आगे बात करें तो इन मत के बारे में एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ये राजनीतिक ढांचा, राजनीतिक ढांचा, 5 प्रकार की इकाइयां कौन कौन सी थी? सबसे पहले था ग्रह, जिसको हम बोलते हैं घर।
और ये थी सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई। इसके बाद में मैं आपसे बोल रहा हूं कि जो ये 16 संस्कार है, इन 16 संस्कारों की विथ ट्रिक आपके सामने वीडियो चलेगी। उस वीडियो में विथ ट्रिक 16 संस्कार दिए गए हैं, उनमें आपको आसानी होगी लर्न याद करने के लिए कि उसको आप आसानी से याद कर लेंगे। अगला आता है ग्रह ग्राम। ग्राम, ग्राम का मतलब गांव। विश्व, जन व राष्ट्र। ग्रह ग्राम विश्व जन राष्ट्र, ग्रह ग्राम विश्व जन राष्ट्र। इसका तात्पर्य क्या होता है कि ग्रह का, तो सबसे पहले ग्रह का तात्पर्य होता है कुल या परिवार। इसका मुखिया कौन होता है? तो होता है कुलप। कौन होता है? कुलप या गृहिणी। अब आता है ग्राम। ग्राम का मुखिया कौन होता है? विश्व का मुखिया कौन होता है? और जन का मुखिया कौन होता है? जन का मुखिया राजन, जन का मुखिया राजन, बस। विश्व का मुखिया विश्वपति, विश्वपति। और ग्राम का मुखिया ग्रामणी। सबसे पहले देखिए 5 प्रकार की इकाइयां थी, कौन कौन सी थी? ग्रह, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र। सबसे पहले ग्रह, सबसे छोटी इकाई, जिसका मतलब होता है कुल या परिवार, जिसके मुखिया होता है वो तो कुलप, ग्रहपति, कुलप या ग्रहपति, कुलप या ग्रहपति। फिर आता है ग्राम, ग्राम का मुखिया ग्रामीणी, विश्व, विश्व का मुखिया विश्वपति, जन, जन का मुखिया राजन। और सबसे बड़ी इकाई होती है वो कौन सी होती है? राष्ट्र, सबसे बड़ी इकाई। सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है? राष्ट्र होती है। और उसके बाद में आती है आर्य समाज। और आर्य समाज में 2 वर्ग थे। आर्य समाज के 2 वर्ग। और 2 वर्ग कौन कौन से थे? तो एक था सभा और दूसरा समिति। एक था सभा, दूसरा समिति। ऐसा माना जाता है कि जब जो आर्य राजा था ना, उस समय उस राजा की 2 बेटियां थी, जिसका एक का नाम था सभा और दूसरे का नाम था समिति। इसलिए इनका नाम भी यहाँ पर 2 वर्गों में आर्यों ने अपने समाज को 2 वर्गों में बांट लिया, जिसमें से एक का नाम रख दिया सभा और दूसरी का नाम रख दिया समिति। सभा का मतलब आप समझ गए, सभा का मतलब होता है बड़ा, बड़ा। जैसे राज्यसभा, लोकसभा। हमारे भी वर्तमान में जैसे राज्यसभा है, लोकसभा है। जैसे पुराने समय में आर्यों के क्या हुआ करती थी? सभा हुआ करती थी। और एक होता है समिति, जैसे हम बात करते थे पंचायत समिति, पंचायत समिति मुखिया, राज्यसभा सदस्य। जो राज्यसभा सदस्य है वो बड़ा आदमी, और जो पंचायत समिति सदस्य है वो है छोटा आदमी। तो इसमें सीधी सी बात है, आपको समझ में आ जाएगा कि सभा का मतलब होता है उच्च वर्ग, उच्च वर्ग या अमीर लोग। और इस समिति का मतलब होता है गरीब वर्ग, गरीब लोग या निम्न वर्ग, निम्न वर्ग के लोग इसमें आते हैं। ये वह यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे बात करते हैं। कालीन सूत्र साहित्य, वैदिक कालीन सूत्र साहित्य। वैदिक कालीन सूत्र साहित्य सबसे पहले आता है कल्प सूत्र। कल्प सूत्र के बाद आता है कल्प सूत्र के बाद आता है स्रोत सूत्र, सुलभ सूत्र, धर्म सूत्र,
ग्रह सूत्र, ये 6 सूत्र हो गए, सॉरी 5। कल्प सूत्र, स्रोत सूत्र, शुल्क सूत्र, धर्म सूत्र, ग्रह सूत्र, ये कितने सूत्र हो गए? 5 सूत्र हो गए जो वैदिक कालीन सभ्यता में सूत्र साहित्य हुआ करते। अब कुछ मोस्ट क्वेश्चन है जो लिखे, मतलब पॉइंट है, सीधे पॉइंट है, सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो पॉइंट क्या है, कहां से शुरू करें? तो सबसे पहले आता है, सबसे पहले आर्यों के बारे में बात करें। किसके बारे में बात करते हैं? आर्यों के बारे में। आर्यों के बारे में बात करें तो सबसे पहले आता है पशु, बात कर ली घोड़ा, देवता इंद्र, पेय पदार्थ सोमरस, सबको पता है सोमरस। अविवाहित महिला, अविवाहित महिला को क्या कहा जाता था? अमाजु। वेद पढ़ने वाले को उपाध्याय, क्या था? उपाध्याय, वेद पढ़ने वाला उपाध्याय। उसके बाद में आता नीचे पहनने वाला वस्त्र, तो नीचे वाला से बन गया नीवी। नीचे पहनने वाला, उनके अंदर पहनने वाला वस्त्र कौन सा होता था? तो नीवी होता था। सबसे पहले घोड़ा, पशु हो गया घोड़ा, देवता हो गया इंद्र, पेय पदार्थ हो गया सोमरस, अविवाहित महिला को कहा था अमाजु, वेद पढ़ने वाले को कहा जाता उपाध्याय, नीचे पहनने वाले वस्त्र को कहा, यानी कि अंदर पहनने वाले वस्त्र को कहा जाता था नीवी, गाय को कहा जाता था, गाय को अधन्य, गाय को अधन्य कहा जाता था। पहली वस्तु, सॉरी पहली धातु जो खोजी इन्होंने वो थी लोहा, जिसे कहते हैं श्याम आयस। श्याम अयास, सॉरी। और तांबा इन्होंने नहीं खोजी, लेकिन तांबा को कहते हैं लोहित आयस। तांबा को कहते हैं लोहित आयस। और एक और है, व्यापार के लिए दूर रहने वाले व्यक्ति, यानी कि घर से जो बाहर रहते हैं व्यापार के लिए, घर छोड़ करके कहीं और व्यापार करने के लिए जाते हैं, अपनी मजदूरी करने के लिए जाते हैं, दूर रहने वाले को तो उसको कहते थे पणी। क्या कहते थे? पणी कहते थे। अब देखिए, व्यापार के लिए दूर रहने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? पणी कहा जाता था। पहली धातु कौन सी थी? लोहा थी, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है? श्याम अयस कहा जाता है, सॉरी अयास कहा जाता है। तांबा तो इसको लोहित अयास कहा जाता है, लोहित अयास कहा जाता है। फिर आता है गाय, गाय को क्या कहा जाता था उस टाइम? तो गाय को कहा जाता है अधन्य, और इसका अधन्य का मतलब होता है कभी नहीं मरने वाली, कभी नहीं मरने वाले। गाय कभी नहीं मरेगी, ऐसा उल्लेख मिलता है। नीचे पहनने यानी कि अंदर पहनने वाला वस्त्र को क्या कहा जाता था? नीवी कहा जाता था। वेद पढ़ने वाले को उपाध्याय, अविवाहित महिला को अमाजु, प्रिय पदार्थ कौन था? सोमरस। सबसे मीठा पदार्थ कौन सा था? मीठा पदार्थ, तो मीठा पदार्थ था शहद, यानी देवता कौन से थे? इंद्र। पशु कौन सा था इनका प्रिय? तो प्रिय पशु था इनका घोड़ा। अब अगला बात करें, आगे है अगला आता है अपने
सत्यमेव जयते, सत्यमेव सत्यमेव जयते। ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया था मुंडकोपनिषद से लिया गया। देखिए यहाँ पर उपनिषद, तो उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या है 108। महापुराणों की संख्या कितनी है? तो महापुराणों की संख्या है 18। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 वेदांग है। महापुराण कितने? 18 है। और उपनिषद कितने हैं? 108 है, जिसमें से मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते वर्ड को लिया गया है। अब अगला बात करते हैं हम महाकाव्य कितने हैं? तो महाकाव्य और महाकाव्य कितने हैं? 2। पहला कौन सा है? महाभारत और दूसरा कौन सा है? रामायण। कौन सा? रामायण। पहला है महाभारत और दूसरा है रामायण। तो देखिए महाभारत और रामायण को सबसे पहले बात करते हैं हम महाभारत की। महाभारत में देखिए, आप महाभारत को देखिए, पुराना नाम क्या? जय संहिता। महाभारत की भाषा संस्कृत, लिपि ब्राह्मी। महाभारत सबसे पहले पुराना नाम क्या है? जय संहिता। भाषा कौन सी है? संस्कृत। लिपि कौन सी है? ब्राह्मी। अगला बात करते हैं सबसे बड़ा महाकाव्य। सबसे बड़ा महाकाव्य सबसे पहले आता है पर्व कितने? पर्व 18। उपपर्व 100। श्लोक कितने? श्लोक है 1,10,000। 1,10,000। अब आते रचयिता कौन है? वेद व्यास। कौन सा व्यास है? वेद व्यास। अध्याय कितने हैं? 1800 अध्याय हैं। अब बात करते हैं रामायण की। ये हो गया महाभारत का पुराना नाम जय संहिता। भाषा संस्कृत, लिपि ब्राह्मी। सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। पर्व 18, उपपर्व 100, श्लोक 1,10,000 श्लोक है। रचयिता कौन है? वेद व्यास है। महाभारत का अध्याय कितने हैं? तो महाभारत में कुल अध्याय कितने हैं? 1800 अध्याय हैं। उसमें से 18वें अध्याय में से लिया गया था हमारे भागवत गीता। और भागवत गीता क्या आता है? भागवत गीता और भागवत गीता का कौन है? वेद व्यास। माना जाता है कि इसके रचयिता कौन है? वेद व्यास है भागवत गीता के। और ये कब लिया गया था? तो ये लिया गया था, कहाँ से लिया गया था? ये लिया गया था महाभारत के 18वें अध्याय से भागवत गीता ली गई थी। अब बात करते हैं रामायण की। रामायण में बात करें तो रामायण में सबसे पहले बात करते हैं इसके रचयिता वाल्मीकि। अध्याय 7 अध्याय।
पुराना नाम इसका है नहीं, भाषा इसकी भी संस्कृत। लिपि तो इसकी है देवनागरी, यानी कि ये देवनागरी लिपि में लिखा हुआ देवनागरी। सबसे बड़ा महाकाव्य ये हो गया। अब इसमें श्लोक है टोटल 24,000। 24,000 श्लोक है। अध्याय हो गए 7। ये थे रामायण और ये थी महाभारत। अब एक क्वेश्चन आता है बीच में से, हमने सबसे पहले बात की थी उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल में। उसमें उत्तर वैदिक काल का एक क्वेश्चन आता है कि गोत्र नामक संस्था है, गोत्र नामक संस्था उत्तर वैदिक काल से ली गई है। गोत्र नामक जो संस्था है वो कहां से ली गई है? तो गोत्र नामक संस्था है जो उत्तर वैदिक काल से ली गई है। सबसे पहले हमने देखो आज वैदिक सभ्यता की, और वैदिक सभ्यता में हमने अच्छी तरीके से पूरा वर्णन किया वैदिक सभ्यता का। ये जो रहा लास्ट में सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया। उपनिषदों की संख्या 108, महापुराण 18, वेदांत 6, मैंने 16 संस्कार भी बता रखे हैं। अब गोत्र नामक संस्था उत्तर वैदिक काल से ली गई है। महाभारत के बारे में बता रखा, वैदिक सभ्यता में महाभारत के बारे में इतना नहीं बता रखा। मैंने महाभारत का पुराना नाम बता रखा है उसमें, और कुछ नहीं। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता, भाषा संस्कृत, लिपि ब्राह्मी, सबसे बड़ा महाकाव्य, 18 पर्व, 100 उपपर्व, श्लोक 1,10,000 श्लोक, रचयिता वेदव्यास, अध्याय 1800। रामायण के बाद रचयिता वाल्मीकि, अध्याय 7, भाषा संस्कृत लिपि देवनागरी, और 24,000 क्या है इसमें श्लोक है। और अगली बात करें तो इसे भागवत गीता, और भागवत गीता जिसका है रचयिता कौन है? वेद व्यास है इनके रचयिता, ऐसा माना जाता है। ये था हमारा वैदिक सभ्यता जिसमें हमने चारों वेदों के बारे में बात की। सबसे पहले बात की ऋग्वेद के बारे में, सामवेद के बारे में, यजुर्वेद के बारे में, अथर्ववेद के बारे में। सबसे पहले बात करें तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, उसके बाद सामवेद, गीतों का भंडार है सामवेद, उसके बाद में यज्ञ यजुर्वेद, और जादू टोना रोग मंत्र निवारण ये सब किसमें है? सामवेद में, अथर्ववेद में। इन सब वेदों के बारे में चर्चाएं की। फिर इनकी वैदिक साहित्य के बारे में बात की, फिर राजनीतिक ढांचे के बारे में बात की, और आर्यों की जो है आर्यों के बारे में प्रमुख मत थे उनके बारे में बात की कि मैक्स मुद्र ने कहा था ये तो कहाँ से आ गए हैं? दक्षिणी एशिया से आए हैं। तभी हमारे गंगादास जी ने और कहा था कि हमारे ये तो भारत के रहने वाले, बाल गंगाधर तिलक जी ने बोला था कि ये तिब्बत के रहने वाले हैं। और उसके बाद में बाल गंगाधर तिलक जी ने बोला था कि उत्तरी ध्रुव और आर्कटिक महासागर के हैं। दयानंद सरस्वती जी ने बोला था कि ये तो तिब्बत के रहने वाले। पॉनका ने बोला ये जर्मनी के रहने वाले। नोहरमिंग ने बोला था कि ये तो कहाँ के? दक्षिणी रूस के। ऐसे ही बहुत सारे सेसेटी और विलियमसन ने बोला था कि ये तो कहाँ के रहने वाले? यूरोप के रहने वाले। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन से इसमें से है जो पुटअप होंगे एग्जाम में। और इसी के साथ में आज की क्लास को समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद यहाँ तक पधारने के लिए। थैंक यू।